प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ा तो आर्थिक विकास भी होगा। राष्ट्रीय आय की धारणा का आयाम क्या है ये समझ लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीडीपी सेवाओं के कुल बाजार, ठीक है, या मौद्रिक मूल्य उस देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। डेट मीन्स जीडीपी कहलाता है। कच्चा माल है भैया, कच्चा माल में गिरावट भी हो सकता है, मिलावट भी हो सकता है, तो उसकी मरम्मत भी हो सकती है, तो उसको जो है क्या कर देंगे, घटा देंगे। नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, एकदम टकाटक हो, और आप अपनी पढ़ाई जो है एकदम जोर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा है बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम झकास होने वाला है, एकदम जानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स का दूसरा अध्याय। इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र समझ में आता है जी? पहला अध्याय देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पहला अध्याय भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है दूसरा अध्याय करने वाले हैं। दूसरा अध्याय आप लोग का कौन सा है? राज्य एवं राष्ट्र आय, ठीक है, राज्य एवं राष्ट्र आय। एकदम जबरदस्त तरीका से, एकदम बारीक तरीका से, एकदम शानदार तरीका से बच्चा पार्टी इस अध्याय को हम लोग जो है देखने वाले हैं। अपनी नजर को जो है जमाए रखना है, इधर उधर नहीं नजर को करना है, नहीं तो फिर पता चलेगा छूट गया। ओके, आ जाओ बच्चा पार्टी। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे आय। आय बोले तो इनकम, ठीक है, आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। गरीब का कुचक्र हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में। सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। और हम लोग इसी अध्याय में समझने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना। एकदम बेहतर तरीका से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को एक बार अपने अपने दोस्त और दोस्तिनियों के साथ, दोस्तिनी समझते हैं? नहीं समझते जी? मतलब दोस्त के साथ जो है भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले एकदम जबरदस्त क्लास जो है यहाँ पे हो रहे हैं। बच्चे आके देखना शुरू करेंगे। कहते हैं कि भला कीजिएगा, किसी को ज्ञान दीजिएगा, तो आपका ज्ञान जो है खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। इसलिए ज्ञान देना चाहिए सभी को। आप क्या कीजिए, बांटिए, ठीक है। सर ज्ञान दे रहे हैं और आप क्या कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, तो आपका ज्ञान खुद बढ़ेगा। हाँ, ये वीडियो देख लो भाई, एकदम जबरदस्त तरीका से आर्यन सर जो है समझाए हैं। ओके, आ जाओ भाई। तो इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले किस चीज पे बात करेंगे? आय के बारे में। बच्चा पार्टी, अभी आप लोग एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो और बच्चियां हो, है कि नहीं? आपको अभी तक ने आपने कोई अर्निंग किया है? कुछ बच्चे जो होंगे गरीब होंगे, है कि नहीं? मानते हैं, दिल से नहीं, कोई गरीब नहीं होता, दिल से कोई गरीब नहीं होता, पैसे से लगभग लोग जो है गरीब होते हैं, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं बिहार की, ठीक है, बिहार तो पहली बात की पिछड़ा राज्य में आ जाता है। क्या आ जाता है? पिछड़ा राज्य में आ जाता है। और ये ज्यादातर जो वीडियो है, हालांकि हमारे बिहार के बच्चों के लिए है, तो बिहार के बच्चे ही ज्यादातर देखते होंगे। आप बताना कि बिहार के किस कोने से, किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चा पार्टी, इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोग के साथ, ठीक है। ओके, तो आय जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, बिहार की बात कर रहे थे ना, तो बिहार पिछड़ा राज्य में भी आता है और बीमारू राज्य में भी आता है। तो बिहार की स्थिति अभी उतनी भी सही नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो कमियां हैं इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है, सॉरी, इससे पहले वाला अध्याय में हमने पढ़ा रखा, आप लोग को देख लेना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं तो मजा आएगा। क्लास में जो है कुछ चीजें जो है अपने बगल के, अपने क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी है। तो बिहार में आज देखा जाए तो एकदम जो है लोगों का मन और धन और तन, ठीक है, तीनों चीज जो है किस चीज पे है? सरकारी जॉब पे है। कि अगर हमें सरकारी नौकरी होती है तो हम अच्छे हो जाएंगे। हालांकि आप सरकारी नौकरी में चपरासी वाला पोस्ट पे क्यों ना रहे, 4th ग्रेड की नौकरी पे क्यों न रहे, लेकिन आपकी जो है लोग अधिक वैल्यू देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, 50,000 रुपया 60,000 रुपया कमा रहे हो,
तब फिर भी आपका जो है वैल्यू नहीं देंगे, आपकी जो है शादी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे जान गया 4th ग्रेड, अब भैया ग्रुप डी की जो नौकरी होती है वो 4th ग्रेड एकदम चपरासी वाला नौकरी हुआ है। ठीक है, वो जो है चपरासी वाला नौकरी के लिए उसके बाद देखो एकदम लड़की भी जबरदस्त मिलेगा और दहेज देने के लिए भी लड़की का बाप तैयार रहता है। तो सरकारी नौकरी का जो है यहाँ पे क्रेज है, कहाँ पे? अपने बिहार में। हाँ, रहेगा क्यों नहीं, रहेगा क्यों नहीं बिहार में? क्योंकि बिहार के बच्चे जो हैं मेहनती होते हैं और अपनी आधा जीवन तक जो है वो मेहनत करते रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो सर प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी नहीं है बच्चा पार्टी। यहाँ पे बिहार में कहीं पे भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ पे लोग जो है जॉब कर सके और अच्छी अर्निंग कर सके। लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जाके लोग जॉब करते हैं। मेन मकसद तो यही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग समझेंगे आय के बारे में। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए, कोनो दिक्कत? अब बताइए, आप अपनी लाइफ में कभी 2 रुपया भी अर्न किया है या 10 रुपया भी अर्न किया होगा? कुछ बच्चे होंगे हमारे जो थोड़ा सा उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब रहती है तो वो क्या करते हैं, कहीं पे जाके काम भी करते हैं। वैसे वैसे बच्चे से मैं मिला हूँ, वैसे वैसे बच्चे भी हमारे वीडियो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, एकदम पढ़ाई पे उनका पूरा फोकस रहता है, काम के साथ वो लोग पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे हैं। तो जो आय होता है, जिस तरह से आपने कमाया, कहीं पे जाके रोजगार किया, किसी का ईंटा धो दिया, किसी भी प्रकार से। अब ये देखो यहाँ पे जो हम बिहार की बात किए, यहाँ पे कुछ पिक्चर जो है हमारे मतलब बिहार से ही रिलेटेड ये पिक्चर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जो है चाची है और यहाँ पे देखो भाई बंधु लोग यहाँ पे हैं जो कि ईंट धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईंट एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और इनको जो है ठेकेदार बदले में शाम को पगार बोलो या पैसा बोलो देते हैं। ठीक है, ये हो गया आय, हो गया ये कि कहीं से हम कमा रहे। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक, ठीक है, मानसिक कार्य करके, अब शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य बेटा आपको समझ में नहीं आया होगा। मानसिक कार्य हो गया, सॉरी शारीरिक कार्य हो गया जो आप शरीर से वर्क करते हैं, जैसे कि ईंट धोना हो गया, ईंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो गया, ये आपका शारीरिक कार्य हो गया। ये क्या हो गया? आपका शारीरिक कार्य होगा। अब बहुत सारा कार्य में है, बोरा ढोना, कंधे पे लेके बोरा ढोना, या घर बनाना, मजदूर वगैरह जो होता है वो काम करते हैं, तो वो क्या हो गया? शारीरिक कार्य हो गया। एक होता है मानसिक कार्य। ठीक है, मानसिक कार्य जो हम लोग माइंड से करते हैं, हमारे शरीर पे ज्यादा इफेक्ट उसकी नहीं पड़ते। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि अगर देखा जाए तो पढ़ाना जो है शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य हो जाता है, क्योंकि हमें खड़ा रहना पड़ता है, एकदम हाथ ऊथ सब हिलाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें मानसिक कार्य होता है। जैसे कि ये मैडम जी देखो यहाँ पे एकदम जबरदस्त एसी रूम में बैठ के एकदम लैपटॉप पे काम कर रहा है, क्योंकि इसने पढ़ाई किया है। बच्चा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसने पढ़ाई कर रखा। हालांकि मैडम जो अभी प्राइवेट में ही है जॉब, हम नहीं पहचानते हैं इनको, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में ही जॉब कर रही होगी, कर रहे हैं ना। चलो, ये जो है ये लोग जो है बच्चा पार्टी पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जिस वजह से इन्हें मजदूर का काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। तो बच्चा आप ठानो आज अपने मन में कि हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें धूप में कड़ी मेहनत नहीं करना है, हमें अपने आप को बदल के रख देना। गरीब जन्म लेना गलत बात नहीं है, गरीब जन्म लेना गलत बात नहीं है, गरीब मरना जन्म बात है। याद रखना बच्चा पार्टी। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले उसे क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। डेट मीन्स मजदूरी को बहुत जगह पगार भी बोला जाता है, और उस व्यक्ति की जो है इनकम वही हो गया। वो क्या हो गया? इनकम। अगर हम किसी भी प्रकार से कहीं पे मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आय का, हम किसी भी प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि हो गया, एक हो गया, दो तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। एक तो हो गया मानसिक और एक हो गया शारीरिक। एक हो गया मानसिक और एक हो गया आपका शारीरिक। ठीक है, शारीरिक
एक हो गया मानसिक और एक हो गया ये शारीरिक। आप ध्यान देना, दोनों तरह से हम लोग जो है कार्य करते हैं और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? आय, मतलब इनकम मिलता है। मतलब अगर देखा जाए तो क्या कहें, यहाँ पे लिख सकते हैं हमें मजदूरी, मजदूरी या पगार हमें मिलता है। क्या मिलता है? मजदूरी या पगार मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आय को इनकम बोलते हैं। ठीक है, जो हमने कमाया वो इनकम हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं बचत किसको कहेंगे सर? ठीक है, बचत किसको कहते हैं? अब बचत की बात करते हैं हम, तो बचत में बच्चा पार्टी याद रखना, बचत की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेरा आय है, जो मेरा आय है ना, आय, आय, आय जो है, आय से जो है खर्च, ठीक है, आय माइनस खर्च, जो आपने खर्च किया, जो आपने खर्च किया और जो खर्च किया उसके बाद जो पैसा बच गया आपके पास, वो आपका क्या हो गया? बचत हो गया। वो आपका बचत हो गया, सेविंग हो गया। ठीक है, मतलब आप जो है 100 रुपया कमाते हैं और आपका पर डे का जो खर्चा है वो कितना का है? 60 रुपया का है, 60 रुपया का। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आय, और ये आय हो गया, और ये क्या हो गया? आपका खर्च हो गया, व्यय, जिसको बोला जाता है इस भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोला जाता है? व्यय। ठीक है, तो आय हो गया इतना, तो आय हो गया 100 रुपया माइनस 60 रुपया, तो बचत कितना हो गया? 40 रुपया। ये क्या हो गया? आपका बचत हो गया। ये क्या हो गया? बचत हो गया। तो बच्चा पार्टी ये चीजें आपने समझ लिया। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि आय किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करके उसके कार्य करते हैं और कार्य के बदले में जो मजदूरी मिलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गए। आगे हम लोग देखते हैं, लोग जो है अलग अलग तरह से आय अर्जित करते हैं। हाँ, लोग जो है अलग अलग तरह से आय अर्जित करते हैं। भूमि को पारिश्रमिक लगान के रूप में, भूमि के पारिश्रमिक लगान के रूप में, भूमि में भी जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करता है, और लगान, जो जमींदार लोग होते हैं ना, जो जमींदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो गरीब लोग हैं उनको क्या करते हैं? खेत दे देते हैं, उसके बदले में उससे क्या लेते हैं? वो लगान लेते हैं। ठीक है, श्रम के पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, मतलब कुछ लोग जो होते हैं अपनी काम करते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तो पैसा अधिक होता है, तो वो क्या करता है? उस पैसा को क्या करता है? ब्याज पे लगाता है, मतलब सूद पे लगाता है। उस तरह से कोई पैसा कमाता है। आगे उसके रूप में व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में आय को प्रकट करता है। मतलब हर तरह से जो है लोग पैसा कमाता है। कुछ लोग जो है अपना जो है खेत देते हैं, खेत, जमीन, जमीन दे देते हैं, लगान लेते हैं। ठीक है, लगान लेते हैं, लगान के रूप में। ठीक है, कुछ लोग जो है मजदूर, जो है मजदूर की अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, उसके रूप में आय को कमाते हैं, मतलब इनकम होता है। कुछ लोग जो होते हैं पैसा को लगाते हैं ब्याज पे, तो उसके रूप में वो काम क्या करते हैं? आय अर्जित करते हैं। सब जो है अलग अलग तरह से जो है आय को अर्न करते हैं, मतलब आय को अर्जित करते हैं। बोलो बबुआ, ई तोरा के समझ में आइल कि ना? कहेंगे जी सर आ गया एकदम। देखो, जब भी पढ़ो ना, एकदम बारीक तरीका से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर होगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो फिर मन लगेगा पढ़ने में। और आपका जो चलते रहता है ना मन में कि सर हम 400, 450, 480 स्टेट टॉप, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। देखो, हम लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं मेरे से पॉसिबल नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा अगर सोच देखो तो मैं हर चीज के लिए एग्री रहता हूं। आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूं। कोशिश करेंगे, देखेंगे, गिरेंगे तो फिर चढ़ेंगे, गिरेंगे तो फिर चढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, लोग जो है अलग अलग तरह से आय को अर्न करते हैं। अब बात आता है गरीबी की। बच्चा पार्टी, गरीब हम किसको कहेंगे? गरीब हमको किसको कहेंगे आप लोग? जिसके पास पैसा कम है उसको गरीब कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया, रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मिल गया है, उनको हम गरीब नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, वो गरीब नहीं है। जो रोज प्रत्येक दिन सुबह शाम खाना खा लेते हैं, वो गरीब नहीं है। गरीब है कौन सर? तो
गरीब कौन है? गरीब हम उसको कहेंगे जिनके लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने का 2 वक़्त की रोटी नहीं है। गरीब हम उनको कहेंगे जिनको सर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं है, उनको कहेंगे। ठीक है? अब कुछ-कुछ बच्चे जो हैं आपको सड़क पे दिखता भीख माँगता मिल जाएगा। कुछ ऐसे परिस्थिति में हम देखे हैं बच्चों को जो भीख तो माँग रहा है, लेकिन साथ में वो नशा भी कर रहा है। मैंने देखा है। हालाँकि अगर अगर आप लोग इधर से ही हो तो पटना तो आप लोग आते ही होंगे, तो आपको लगभग चौराहे पे भीख माँगते लोग मिल जाएँगे। हालाँकि मुझे देना पसंद नहीं है भीख, किसी को भी। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? क्यों नहीं देना पसंद है? इसलिए देना पसंद नहीं है, हम उसी व्यक्ति को 2 रुपया दे सकते हैं, जो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो असक्षम है किसी कार्य को करने में, उसे आप पैसा दे दीजिए, ताकि वो अपना 2 वक़्त की रोटी तोड़ सके मतलब खा सके। हम वैसे व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहते हैं जो बहरूपिया है आज के डेट में। गांजा, भांग, दारू पीने में ये नशीले पदार्थ को प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वैसे-वैसे लोग हैं। हालाँकि आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ-कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिज़नेस बना लिया है लोग आज के डेट में, जिन्हें बिज़नेस बना लिए। इन बच्चों को जो है पैसे दिया जाता है, ताकि कुछ पैसे दिया जाता है और भीख भीख मंगवाते हैं इनसे, ठीक है? ये चीज़ें हो रही है। और 1 मिनट होल्ड करना, मैं चलो भाई 1 सेकंड आप लोग वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यू आ रही है। ठीक, हेलो चेक। चलो बच्चा पार्टी कोई नहीं, थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था आगे में, तो वो थे नहीं तो इसलिए हम उनको कॉल करें। जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकता है, उसे हम गरीब कह सकते हैं, उसे गरीब कहा जाता है। ये आज के डेट में विडंबना हो गई है भारत की। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत जो है बहुत कष्ट करके भारत जो है आज़ाद हुआ है, और भारत भारत एक ऐसे राज्य है, राष्ट्र हैं, देश हैं। भारत जो है एक ऐसे राष्ट्र है, भारत एक ऐसे राष्ट्र है जहाँ की संविधान ये हमें सिखाती है, संविधान हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी प्रकार से हम भूखा नहीं रह सकते। हमारी संविधान में है कि भारत के नागरिक भूखा ना रहे। हालाँकि आपको पता होगा भारत जो है 200 वर्ष तक 200 वर्ष तक जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है? 200 वर्ष तक, ठीक है? वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा? अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इससे पहले जो है भारत जो है मुगल का, किसका? मुगल का गुलाम रहा। ठीक है? मुगल लोग भारत पे शासन कर रहा था। आज 78-69 साल के अप्रॉक्स हुआ है ना, लगभग। ठीक है? इतना दिन ही हुआ आज़ादी का हमारे भारत देश में। और इस संविधान में ये भी है कि हमें स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, किसी भी राज्य में किसी भी राज्य में व्यवसाय कर सकते हैं, राज्य में क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये अधिकार है हम लोग का, ठीक है? और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत में जो है एक और चीज़ें हैं, भारत में जो है
ये भारत की संविधान में ये देखो, हम लोग का क्या होता है, हमारे सरकार जो होते हैं लोकतांत्रिक सरकार है। भारत क्या है, विश्व का लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी है। क्या है, लोकतांत्रिक शासन है, जहाँ पे हम लोग जो है भारत के जो है निर्वाचित जो भी प्रतिनिधित्व है उनको हम वोट देके चुनते हैं। ठीक है, हम ही सरकार को बनाते हैं और हम ही जो है सरकार चलाते भी हैं। ठीक है, अपने मनमौजी कुछ नहीं, संविधान में सारा प्रावधान दिया गया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये तो आपका अलग चीज था। तो गरीबी का जो है कुचक्र क्या है, गरीब का कुचक्र क्या है। गरीब का कुचक्र की धारणा रेनर रेनर क्या है, नसर्क ने दिया था। ठीक है, रेगनर नसर्क ने दिया था। और गरीब के कुचक्र धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है कम होता है उसको उसका बचत भी क्या होगा, कम होगा। अब भैया आय जो है, आय की अगर हम लोग बात करें, हमारी आय जो है कम है तो बचत भी मेरा क्या होगा, बचत भी क्या होगा, कम होगा। बचत भी क्या होगा, कम होगा। एकदम जबरदस्त तरीका से समझो बेटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा एक हाथ को कमेंट कर देता है सर बेटा ना बोलिए। तो देखो ऐसे उस थॉट से हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, उस थॉट से हम नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्यार से हम आपको बउआ बेटा ये सब बोलते हैं, डजेंट मैटर। आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूंगा, आदत बनी हुई है तो निकल जाते हैं बच्चे को बोलने का। ठीक है, तो आय अगर आपकी कम है, ठीक है, आय अगर आपकी कम है तो क्या होगा, बचत भी कम होगा। अगर आय आपकी ज्यादा है, ठीक है, आय आपकी अधिक है, आय आपका जो है अधिक है, अधिक है तो बचत भी क्या होगा, बचत भी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ओके, ये चीजें आप लोग गौर कीजिए। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये किसका कहना था, रेगनर नर्सक के। ठीक है, उसका बचत भी कम होगा, होने का कम बचत होने के कारण पूंजी का निर्माण भी कम होगा और कम पूंजी का निर्माण के कारण ही विनियोग भी कम होगा, जिसका कारण प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, पुनः कम रह जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते किसको है सर। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, देखो प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा देते हैं, आ जाइए। प्रति व्यक्ति आय जो है किसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय, जो हमारे पूरे राष्ट्र पूरे देश का जो आय है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटे क्या हो जाएगा, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। क्या हो जाएगा, देश की जनसंख्या। और ये चीजें ना बच्चा पार्टी आप लोग याद रखना, क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। ठीक, क्योंकि ये पूछा जाएगा कभी तो फिर वहां पे आप लोग को वो नहीं होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय जो है निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए ये अपना देश जो है क्या है, भारत है। ठीक, अब मान लो भैया उठाओ रे, अब देखो ये जो है, अरे यार ये नहीं चाहिए था मुझे। हाँ, ये अपना जो है भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है। ए, हट, क्या होता है, चलो ये क्या है, अपना भारत, भारत, भारत। ठीक है, और इसमें जो नागरिक है, लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है 20 लोग है, 20 लोग है। कितना लोग है, 20 लोग है। यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो यहाँ की जो है राष्ट्रीय आय देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, यहाँ की राष्ट्रीय आय क्या है,
टोटल। आगे हम बता देंगे आप लोग को राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। राष्ट्रीय आय जो है कितना हो गया, मान लो कि 100 रुपया है, टोटल 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक। और लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या है, लोगों की जो संख्या है वो कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। लोग कितना है यहाँ पे, 20 है। ये चीजें आप लोग ये डेटा बना लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है कि भैया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है कितना है। मान लिए हैं उदाहरण से 20 को लोग नए हैं भारत में, ठीक है, उदाहरण से मान लिए हैं। तो देखो हमको तो निकालना है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, हमको क्या देखना है, लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर जो है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बटे का क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या। क्या हो जाएगा, देश की जनसंख्या। अब मान लिया जाए यहाँ पे मैथ के तरह आप लोग को बता देते हैं, राष्ट्रीय आय कितना है, 100 रुपया। राष्ट्रीय आय कितना है, 100 रुपया, बटे का क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पे क्या हो गया, 20। तो 20 पंचे 100। तो आय कितना निकल के आ गया, आय निकल के आ गया आपका 5 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय जो है इसका जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय कितना, 5 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। ओके, आ जाओ भाई पीछे हम लोग आते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे था गरीब कुचक्र की धारणा जो है रेगनर नर्सक ने दिया था। और गरीब कुचक्र धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है कम है, उसकी आय जो है कम है, मतलब कम कमाता है, कम कमाता है, और उसका बचत भी क्या होगा, उसका बचत भी क्या होगा, कम होगा, उसका बचत भी कम होता है। ठीक है, तो इस कारण पूंजी का निर्माण दर भी जो है क्या होगा, कम होगा। और पूंजी दर निर्माण अगर कम होगा तो विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण जो है प्रति व्यक्ति आय पुनः कम कर रहा है। ओके, ये चीजें। अब आगे आते हैं कि भारत के जो गरीब राज्य हैं, ठीक है, भारत के जो गरीब राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। कौन कौन सा, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। यहीं पे अगर आप लोग से एक और प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछ दे कि भारत का गरीब राज्य कौन है, सॉरी भारत ने विश्व का, क्या लिख सकते हैं, सबसे गरीब देश। सबसे गरीब देश जो है कौन सा है, गरीब देश जो है कौन सा है, याद रखिएगा, ANS करके लिखिएगा, भूटान। कौन सा, भूटान। सबसे बड़ा बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश कौन सा है, रूस। कौन सा, अरे यार हट, बड़ा देश जो है रूस है। ठीक है, याद रखना। भारत का जो गरीब राज्य है यही है उड़ीसा, बिहार, झारखंड। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत का प्रति व्यक्ति आय 2008 में 8 से 9 की ये डाटा है जनगणना के अनुसार। भारत का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो आय था वो था 25,000 रुपया। ठीक है, 25,000 रुपया और प्रति व्यक्ति आय था, ये वार्षिक आय है। ठीक है, वार्षिक मतलब अगर देखा जाए 25 में अगर आप जो है 25 में अगर आप
12 से भाग देते हैं तो 2000 रुपया, सीधी बात समझो, 12 दूना 24, 2000 रुपया समथिंग कुछ, ठीक है। 2000 रुपया जो था मासिक आय था लोगों, कुछ कुछ लोग यहाँ तो छिपा भी लेते हैं। भारत में अगर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ है, सबसे अधिक। चंडीगढ़ का आय जो है 70,000 रुपया, 70,361 रुपया था। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है? राज्य जो है वो गोवा है, याद रखना आप लोग को, ठीक है। याद ये रखना आप लोग को, भारत का जो है गरीब राज्य कौन सा है? भारत का गरीब राज्य, गरीब राज्य कौन सा हो गया? उड़ीसा, उड़ीसा, और दूसरा आपका हो गया बिहार, क्या हो गया? दूसरा बिहार, और तीसरा आपका जो था कौन था? छत्तीसगढ़। ओह तेरी, कौन सा था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो था आपका था। और अगर अधिक पूछे, अधिक आय वाला राज्य भारत का, यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, भारत का अधिक प्रति व्यक्ति आय, भारत के अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय, अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा। कौन सा? गोवा। तो आप लोग सुने हैं ना, गोवा वाले बीच पे रानी फोटो खींच के, सुने थे ना। और ये जो गोवा पड़ता है, ये जो गोवा पड़ता है, अगर आप लोग को मैप बनाने आता होगा तो आप लोग देखेंगे, हमको तो उतना सही से जो है नहीं आता है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं भैया, ठीक है। कोशिश करने में क्या जाता है। इधर का ही, इधर का ही मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इधर मिस्टेक। चलो उतनी शानदार जबरदस्त तो नहीं बनाए। भारत है ये, और भारत में यहाँ पे ही ये क्या है? गोवा है। यहाँ पे ही क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरह से जो लटका हुआ है, ये क्या है? श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है। भारत कब आजाद हुआ था? ये अटैच क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और ये कब हुआ था? 1948 को, ठीक है, 1948 को। अधिक वाला प्रति व्यक्ति आय अधिक इसका है, अधिक इसका है। और यहीं पे एक राज्य पड़ जाता है बिहार। बिहार का जो है कम है, बिहार का क्या है? कम है। ये क्या है? बिहार है, सबसे कम बिहार का है, ठीक है। अगर बिहार में पूछे, बिहार में सबसे अधिक आय वाला जिला, अधिक आय वाला, आय वाला जिला जो है, जिला जो है कौन सा हो जाएगा? पटना। कौन सा? पटना हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इस पे चर्चा करते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आ जाओ भाई, आगे हम लोग चल लेंगे। यहाँ तक तो देख लिए। तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय जो है राज्य जो है कौन है? बिहार है। बिहार की सबसे कम है। बिहार में भी सबसे कम आय वाला जो जिला है वो शिवहर है, और ये बिहार का जो है सबसे छोटा जिला है। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जो है वो कौन सा है? पटना है। वो कौन सा है? पटना है। ये चीजें आप लोग समझ गए, सबसे अधिक पटना का और सबसे कम किसका? शिवहर का।
और बिहार में 38 जिला है। बिहार में 38 जिला है, ठीक है। 38 जिला में जो है सबसे बड़ा की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। और छोटा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कौन सा हो जाता है? शिवहर। क्या हो जाता है? शिवहर। याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे क्या बढ़े, पहले तो यहाँ पे ये चीज समझ लो। देखो, भारत का प्रति व्यक्ति आय जो था 2008 और 9 में, वो 2008 और 9 में 25,494 रुपया था। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। कितना है? 8। कितना है? 8। ठीक है, 8। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब बढ़ाए थे ना, पिछले अध्याय में हम पढ़ा रखे। ठीक है, सबसे अधिक है। और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय राज्य जो है, सबसे अधिक वहां लोगों का प्रति व्यक्ति आय है, वो है गोवा। ठीक है। और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो है अपना बिहार। और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जो जिला है वो है शिवहर। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है अपना पटना, बिहार की राजधानी पटना। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। अब यहाँ पे समझना, किसी देश में जो एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तुएं हुई, इधर उधर बेच उच के जो वस्तुएं हुई, जो सरकारी खाता में जाता है, सरकार की ओर जाता है, एवं सेवाओं का कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो हम लोग कर के माध्यम में, टैक्स के माध्यम में जो सरकार को जाती है पैसा, और भी चीजों के माध्यम में जो सरकार के पास जाती है, वो सब मिला के उसके जो है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से ही पता चलता है किसी देश की जो आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आपके देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्थिक स्थिति देखा जाए, अगर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, याद रखना, जिस देश या जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय है अधिक होगा, उस देश का जो है आर्थिक स्थिति क्या होगा? अधिक होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय कम हुआ तो ये भी क्या होगा? कम ही होगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय आय से ये पता चलता है, ये पता चलता है कि देश विकसित है अथवा अविकसित है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो, अब यहाँ पे जो है विकसित देश के लिए हमने आपको बताया था पिछले अध्याय में, जो विकसित है, जो देश विकसित है उसको तो विकसित कहेंगे। और जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहा है, जो देश विकास कर गया, जो देश, सीधा हम साफ शब्द में लिख देते हैं, जो देश का विकास हो गया, जो देश विकसित है, ठीक है, क्या लिख देते हैं? विकसित है, उसको क्या कहेंगे? उसको विकसित ही बोलते हैं ना, विकसित है पहले से, उसके लिए विकसित कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विकसित। प्रश्न पूछा जाता है, और जो विकास कर रहा है, जो है विकास कर रहा है, क्या कर रहा है? विकास कर रहा है,
उसके लिए हम शब्द क्या देंगे, विकासशील। क्या कहेंगे, विकासशील कहेंगे। वैसे देश को क्या कहेंगे, विकासशील कहेंगे। ये प्रश्न जो है कभी कभी पूछा जाता है। क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। ओके, आ जाओ भाई, ये चीज समझ में आ गया। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी होता है। ठीक है, और CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उत्तरदायी है और 1854 में जो है स्थापना हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी गठन का जो है स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट्स आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन बबुआ सब हम थोड़ा सा पहले ला 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 पानी पी लेते बबुआ सब। आ जाओ भाई, विकास की जो क्रिया है, विकास की जो क्रिया है कैसे होगी, आर्थिक विकास कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इधर है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, अगर आर्थिक विकास चाहिए बउआ सब, अगर आर्थिक विकास चाहिए, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करना होगा, विकास की क्रिया को जो है क्या करना होगा, अगर राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। या प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय अगर लोगों का बढ़ता है तो क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, और आर्थिक विकास बढ़ेगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय जो है बढ़ेगा, आय जो है क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज समझना है। विकास की क्रिया से अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय अगर बढ़ा, ये बोल सकते हैं, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय लोगों की बढ़ा, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ा तो क्या होगा, आर्थिक विकास भी होगा। क्या होगा, आर्थिक विकास भी होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ा तो आर्थिक विकास भी होगा, और राष्ट्रीय आय भी बढ़ा तो वही बात हो गया, घुमा फिरा के वही बात होता है। ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या क्या है, समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाया था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको घेर रखा है, कोई दिक्कत। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है कितना रुपया बताया था, 20 रुपया। कितना रुपया बताया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। 1925 ईस्वी में, 1925 से 29 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डॉक्टर V.K.R.K. रॉय, ठीक है, के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था, याद रखना। अब ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, याद रखना है। सबसे पहला कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान
किसने लगाया और कब लगाया, तो आप लोग याद रखेंगे 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में, 1868 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। अब बात समझिएगा, ये प्रति व्यक्ति जो है एक साल की कमाई, एक साल में लोग जो है सिर्फ 20 रुपया कमाते थे। अब एक और चीज समझ लीजिए घटना, अभी आप लोग की मम्मी पापा जो है आपको मेला देखने के लिए क्या रुपया देते हैं, 200-300, ज्यादा तनिक हैवी वाला घर फैमिली से होंगे तो 500 रुपया देते होंगे, देते हैं ना जी। लेकिन मुझे याद है जब 2004 की कहानी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 10 रुपया जो हमें मिलता था, ठीक है, 2004 या उससे पहले कुछ होगा, ठीक है, 20 रुपया, एक से ज्यादा 20 रुपया हमें मिलता था, 20 रुपया मिलता था मेला देखने के लिए। और 20 रुपया में हम मेला देख भी लेते थे, झूला झूल भी लेते थे, और होटल में खा भी लेते थे और आ भी जाते थे, और 2-4 रुपया बचा भी लेते थे और दूसरों दिन जाके मेला देख लेते थे। अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, इसलिए आज आपको ज्यादा दिया जाता है। हम लोग को तो 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया मांगने, मतलब मम्मी से 1 रुपया मांगने के लिए मतलब जमीन पे इतना रगड़ना पड़ता था शरीर को, पूछिए मत, तब जाके 1 रुपया मिलता था। नहीं तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि दिन भर जो है मैं पैसा नहीं है, इस तरह से करना पड़ता था, तब हमें 1 रुपया मिलता था। पहले दिन भर रोते थे तब जाके हमें 1 रुपया मिलता था। अभी के बच्चे जो है स्कूल कहेंगे बच्चा कि हम नहीं जाएंगे विद्यालय, छोटे छोटे जो बच्चे हैं विद्यालय नहीं जाएगा तो 10-20 रुपया 50 रुपया उनके पिताजी दे देते हैं, आराम से चल जाते हैं। लेकिन हमारे माता पिता जो थे, हमारे जो गार्जियन थे उस समय, ठीक है, वो भर मनसुआ मारते थे पहले, और मारले विद्यालय ले जाते थे। हम लोग रोते रोते विद्यालय जाते थे, ठीक है, उस समय ऐसा था। बहुत पिटाई लगा है भैया, बहुत मारते थे, लेकिन मम्मी नहीं मारती थी, पिताजी कोई नहीं। पिता का प्यार अलग ही लेवल का होता है, पिता का प्यार के सामने किसी का प्यार नहीं टिक सकता। एक कहीं पे हमने देख रखा था, एक क्या कहते हैं वो वीडियो ही था या रील्स था, बहुत अच्छा लगा कि माँ जितना दूरी तक देख सकता है बच्चों को उतनी दूरी तक दिखा सकते हैं, लेकिन पिता जो है जहां तक नहीं, वो खुद नहीं देख सकते हैं, अपने बच्चों को वहां तक दिखाते हैं। अब कहोगे कैसे सर? माँ गोद में लेती है बच्चे को ऐसे करके, यहाँ पे बच्चे को गोद में ऐसे करके लेते हैं, लेकिन पिता सीधे कन्हा पे ले लेते हैं। जहां पिता नहीं देख पाते हैं वहां बच्चे देखते हैं। इसलिए पिता का प्यार अपने आप में बड़प्पन है, अनमोल है, क्योंकि माँ की ममता के साथ पिता का प्यार का आज तक किसी ने इस पे व्याख्या नहीं कर रखा है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? इसलिए जो हो, जब तक हो, अपनी माँ और पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ाई किए और पढ़े और आप लोग के साथ जो पढ़ा रहे, वो बस हमारे माता पिता का ही देन है। उसने मुझे पढ़ाया, इस लायक बनाया, तब जाके हम आपके सामने हैं। होता उस समय से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, माता पिता पढ़ा रहे हैं अपने, हालांकि अपने जो भी कपड़ा पहने, माता पिता जो है अपने लिए कभी ब्रांडेड कपड़ा नहीं ढूंढते हैं, लेकिन आपके शरीर पे ब्रांडेड कपड़ा देखते हैं। तो बच्चा जब आप सफल हो जाओगे ना, तो अपने माता पिता को ले जाना सबसे बड़ा ब्रांडेड दुकान में, ठीक है, और माता पिता को सबसे बड़का ब्रांडेड कपड़ा पहनाना, तब मानेंगे कि आपके अंदर जो है माता पिता के लिए प्यार है। और जैसे मेहरारू आई तब तो पलटी मारिए दीजिएगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं। इसलिए मेहरारू आने से पहले और बाद में भी कोशिश करना कि अपने माता पिता को हमें सम्मान करना है। अगर हम कुछ भी हैं आज तो उनके वजह से ही हैं। अगर चाहते तो हमें कम उम्र में ही काम पे लगा देते। अगर आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं ना,
तो बच्चा पढ़िए, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़िए। आपका प्राथमिकता जो है, आपका जो प्रत्येक दिन का जो एक काम है वो पढ़ना है, क्योंकि अभी आप कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई कार्य करते ही नहीं, आप कोई कार्य के लायक अभी नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है, माता पिता पैसा देने के लिए है। तो पढ़ाई करो बच्चा। उस समय की बात कुछ अलग थी भैया, उस समय की बात अलग थी। उस समय भैया बता एगो बात, तोरा कहानी बताते हैं थोड़ा सा। उस समय शादी विवाह ये स्कॉर्पियो, 4 व्हीलर, बेलोरो, क्या वरना, ये सब जो गाड़ी है, BMW, ये सब गाड़ी नहीं चलता था। शादी विवाह जो होता था एकदम बैलगाड़ी पे झूलल 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 जाते थे। ओकरो से पहले की अगर बात करें, उस समय होता था पालकी, उठाओ रे डोली चलो रे कहार, पिया मिलन की रुत आई। समझे बच्चा पार्टी? उस समय ये चलती थी। धीरे धीरे विकसित होते गया, विकसित होते गया, विकसित होते गया, आज यहां तक विकसित हो गया कि आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, आप हमें देख रहे हैं, मोबाइल में आराम से सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं। बदलता है, ठीक है, हमेशा जो है वक्त बदलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे फिर। चलो, तो भारत में जो सबसे पहले भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में उसने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी का है। ये याद रखना, ये याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना मेरे बच्चों, ये कौन लिखे हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी लिखे थे, ठीक है। और उसने बताया था उसमें कि भैया प्रति व्यक्ति आय जो था उस समय 20 रुपया था। और फिर आता है बात कि 25 से लेके 29 के बीच में भारत का जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने किया था, डॉक्टर R.K. रॉय ने। उसने बताया था सबसे पहले कि उसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 2025 से 35। और राष्ट्रीय आय की समिति का स्थापना अगर कभी पूछ दे तो याद रखना है, क्या याद रखना बच्चा पार्टी? 1949 ईस्वी में हुआ था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जो कि मैंने आप लोग को पहले बता रखा, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय हो गया आपका, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। आर्थिक विकास की माप करना, आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए क्या करना होगा? प्रति व्यक्ति आय का जो है सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए प्रति व्यक्ति आय जरूरी है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए कि कितना विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या, किसको सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप प्रति व्यक्ति आय को देख लें, उसकी सूचकांक को आप देख लें। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, रहते हुए व्यक्तियों का औसतन आय होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ये भारत है, तो भारत में जो है सभी व्यक्ति, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है, मान लो 100 व्यक्ति है, सबका आय तो ये नहीं कि रोशन जो है 20 रुपया कमाता होगा, सोहन जो है 40 रुपया कमाता होगा, मोहना जो है इतना रुपया कमाता होगा, सोनुआ जो है इतना रुपया कमाता होगा, सबका आय अलग होता है। लेकिन औसतन बताते हैं, पूरे को जोड़ के जब भाग देते हैं, जनसंख्या मतलब राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या को जो भाग देते हैं, औसतन आय बताता है प्रत्येक व्यक्ति का, इसमें अलग अलग सबका आय रहता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2007 के, ठीक है, 2007 के अनुसार देखा जाए तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार
भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था कितना था, 950 रुपया। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था 950 रुपया था, ठीक है। और विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2007 के अनुसार अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय था कितना था, 46,000 रुपया, ठीक है, 46,000 रुपया था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं राष्ट्रीय आय का गणना में जो कठिनाइयां होती है, राष्ट्रीय आय के गणना में जो कठिनाइयां होती है, आंकड़ा को एकत्रित करने में, आंकड़ा लगाना। देखो भैया, प्रति व्यक्ति आय का तो आंकड़ा सही से पता नहीं चल पाता, वो औसतन आय होता है, औसतन पता चल जाता है लगभग में इतना इतना होगा, ठीक है। अब आंकड़ा को एकत्रित करने में कठिनाई होती है, राष्ट्रीय आय को गणना करने में कभी कभी होता है दो व्यक्ति का आय हो जाता है, अगर जनगणना करने गया 2 बार उसका जनगणना करना पड़ता है, किसी का छूट गया, किसी का दोबारा हो गया, ये कठिनाइयां होती है। मूल्य को मापने में, किसी वस्तु का सामान जो है दाम घट गया, कभी बढ़ गया, इस सब चीज को करने में, मूल्य के मापने में भी कठिनाइयां होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो कठिनाइयां होता है, आंकड़ा को जो है, आंकड़ा को एकत्रित करने में कठिनाइयां होती है, दोहरी गणना की संभावनाएं बनी रहती है, मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो है योगदान क्या है विकास में, ठीक है। याद रखिएगा, विकास जो होता है, विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, विकास किस स्तर से हो सकता है, विकास किस स्तर से हो सकता है, अगर यहाँ की राष्ट्रीय आय अधिक है, क्या होगा, राष्ट्रीय आय अधिक होगा। और राष्ट्रीय आय कब अधिक होगा, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगा, तभी ना होगा। ओके, तो राष्ट्रीय एवं प्रति, इसके बीच में संबंध पूछ रहा है ना, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो समाज की आर्थिक विकास में भी क्या होने लगता है, वृद्धि होगा, तथा राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा तो समाज की जो है आर्थिक विकास में भी कमी होगा। अब बताइए भैया, सरकार के पास पैसा जाएगा ही नहीं, सरकार कहां से अपना घर से देगा, छाप पैसा थोड़े ना सिस्टम है जी, छाप लिए उड़ा दिए, छाप लिए उड़ा दिए, बिका नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। मशीन में छाप के उड़ाना वो नहीं चल सकता है, ना चल तो, ठीक है। तो कैसे चलेगा, जो आप कर देते हैं, आप जो टैक्स देते हैं, ठीक है, आप जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो होता है, लगान जो होता है, कर जो होता है, इस पैसा को कहां देना पड़ता है, भारत सरकार को, या जो राष्ट्रीय है उसमें जमा देना पड़ता है, टैक्स के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे हम टैक्स कब देंगे, जब हमारी जो है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तब देंगे। अगर आय रहेगा 10 रुपया तो कहाँ ज्यादा टैक्स देंगे, नहीं दे पाएंगे, है पॉसिबल नहीं। जब आय बढ़ेगा तो हम राष्ट्रीय आय भी वृद्धि होगा, ये भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या होगा, विकास भी बढ़ेगा। अगर ये घटा, ये कम हो गया, ये जो है कम हो, ये अधिक हुआ, तो प्रति व्यक्ति आय अगर कम होता है, अगर प्रति व्यक्ति आय कम होता है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय भी जो है क्या होगा, कम होगा, और राष्ट्रीय आय कम होगा तो विकास जो है ये भी कम होगा, क्या होगा, विकास भी कम होगा। बोलो बच्चा जी, समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में शुद्ध राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय, NNI, नेट नेशनल इनकम। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, कहते हैं थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, थोड़ा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। बच्चा पार्टी देखो, इसमें क्या है, थोड़ा सा कुछ चीजें जो है, अगर आप लोग को लगे कि भैया आपने तो छोड़ रखा है, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप लोग के लिए जो है नया बैच आने वाला है, एकदम क्रैश कोर्स का जबरदस्त बैच, और उसमें जो है सारा कुछ हम कंप्लीट करवा देंगे अगर लगे तो। हालांकि जो मैंने ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके क्वेश्चन, आपके बोर्ड परीक्षा से एक भी बाहर नहीं जाएगा, इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं भैया, हम बोल रखे हैं, बोर्ड को फोन लग करके बोल रखे हैं, इससे ज्यादा मत पूछना मेरे बच्चों को, ठीक है। अच्छा भाई, कोई नहीं, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोगों को पता ही होगा, हालांकि समझ में आता ही होगा, और समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग की कमेंट्स भी आनी चाहिए। हाँ, तो लोग कमेंट्स क्या करो मेरे भाई। राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब भैया राष्ट्रीय आय तो बढ़ा, मान लिए राष्ट्रीय आय बढ़ा, राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में जो खर्च किए,
अब कुछ क्या हुआ, उत्पादन के लिए हम लोग ने दिया, उत्पादन के लिए, उत्पादन में खर्च भी हुआ, कुछ कुछ पैसा जो है खर्च हुआ, और ये खर्च होने के बाद जो बच गया, ठीक है, जो बच गया उसी को बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय। जो बच गया वो क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये क्या हो गया आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय। मतलब राष्ट्रीय आय जो हुआ, राष्ट्रीय आय में जो ये जो खर्च हुआ, ये क्या हुआ, खर्च हुआ। अब खर्च होने के बाद जो बचा, ठीक है, जो बचा वो क्या हो गया आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय, और इसी को बोला जाता है इंग्लिश में नेट नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है, नेट नेशनल इनकम। और एक होता है एनआई, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा, एनआई होता है जिसको बोला जाता है एनआई। एनआई क्या हो गया, नेशनल, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया आपका, और एनआई रहे तो नेट नेशनल इनकम होता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। राष्ट्रीय आय की धारणा का आयाम क्या है, राष्ट्रीय आय की धारणा का आयाम क्या है, ये समझ लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीडीपी जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है, एक प्रश्न तो इससे बनता है आपके बोर्ड परीक्षा, एक प्रश्न कंफर्म है। आ जाओ, सकल घरेलू उत्पाद, अगर मैं बात करूं, सकल घरेलू उत्पाद कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रेस नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था क्या, एनआई का फुल फॉर्म बता दिया था, ठीक है, एनआई का फुल फॉर्म बता दिया था, और यहाँ पे क्या था भैया, एनएनआई, ठीक है, एनएनआई का फुल फॉर्म बता दिया था, कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पे देखो सकल घरेलू उत्पाद हम पढ़ाएंगे पहले, फिर कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ाएंगे, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम आपको पढ़ाएंगे। बोलो बबुआ, ककरो कोनो दिक्कत नहीं ना। देखो इस तरह से हमने नोट ही तैयार कर रखा है कि बच्चा को कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ कुछ दिक्कत होता है तो हम समझाते चलेंगे, ताकि जो है इसका 5 घंटा का वीडियो हमें नहीं बनाना पड़े, शॉर्टकट में आराम से पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि जल्दी से समझा के आगे बढ़ सके। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, कहेंगे पी लो सर। आ जाओ भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल आय, सेवाओं के कुल आय, सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब ये सिंपल सा भाषा में आप लोग समझ गए होंगे कि किसी देश का जो एक वर्ष का आय है, मान लिया जाए इस देश का जो है आय, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को समझना है कि भैया हो गया अपने भारत, ठीक है, ये अपना भारत हो गया। अब यहाँ पे जो है, चलो छोड़ो भाई, यहाँ पे ये अपना भारत हो गया। अगर हम लोग बात करें पूरे भारत का, किसी देश में एक वर्ष का जो आय, पूरे भारत का एक वर्ष का आय, एक वर्ष का आय, एक वर्ष का जो है आय मतलब इनकम, ठीक है, एक वर्ष का आय, उसके बाद जो है वहां पे एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तु है उसका आय, ठीक है, तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं कुल मौद्रिक मूल्य का जो है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तु हुआ, उत्पादित वस्तुओं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझ लो कि सेवा और कुल बाजार के मौद्रिक मूल्य, सेवा और बाजार जो हो गया, बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का जो है, इस पूरे देश का, ठीक है, एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुआ हुआ, सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य जो होता है, मौद्रिक मूल्य जो है उस देश का जो है क्या कहलाता है,
सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया, एक वर्ष के उत्पादित वस्तुएं और सेवा और सेवाओं के कुल बाजार, सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। उस देश का क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं उस देश का। सीधी सी बात है। क्या बोलेंगे अगर जीडीपी पूछे, सकल घरेलू उत्पाद पूछे, तो बोलना है किसी देश में एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तु है, जो भी चीजें वहां पे उत्पादित किया गया है, साथ में जो सेवाएं हैं, सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाता है, डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, वकील आ गया, ये सब सेवाओं के कुल बाजार, ठीक है, या मौद्रिक मूल्य उस देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, डेट मीन्स जीडीपी कहलाता है। ओके, आगे हम लोग इसमें और भी समझेंगे। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों के द्वारा जो विदेश में, सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेश द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उस मूल्य को घटा दिया जाता है, तो उसे ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हम आपको a+b के होल स्क्वायर तो सिखाएंगे नहीं, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद समझिए, यहां पे लिखते हैं सकल, जिसको जीडीपी बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों के द्वारा जो विदेशी वस्तु जो है, ठीक है, वस्तु जो है इसको जोड़ दीजिए, विदेशी वस्तु, विदेश में जो हम लोग कमाने के लिए चल जाते हैं, विदेश, सीधी बात समझो, विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाए और तथा विदेश द्वारा जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, विदेशी आय लिख देते हैं यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, जो देश में विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, याद रखना, विदेशी कंपनी विदेश की द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जो है घटा देना, क्या करना है, घटा देना है। अब समझना, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। और तो इसको हम थोड़ा देर के लिए ये मान ले, कहेंगे जी सर विदेश में जो हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, हम लोग देश में भी कमाते हैं, हम लोग विदेश में भी कमाते हैं, मान लिया जाए कि हम विदेश है, ये अपना देश है, ठीक है, और इसी के जस्ट बगल में जो है ये अपना विदेश, ये क्या है, विदेश। समझना बात को, क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। ये हो गया अपना भारत, ये हो गया अदर, ठीक है, अदर हो गया। ये वाला जो आय हो गया, ये पूरा जो है इस भारत के अंतर्गत जो भी आय हुआ वो सकल घरेलू उत्पाद में हो गया, ठीक है। ये मान लिए ए, इसका मान लिए हमने ए, ठीक है, ये ए हो गया। और जो विदेश में जो हमारे देश के लोग, यहाँ के जो लोग हैं विदेश में जो कमा रहे हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया, मान लो भैया उसको बी। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमारे साथ में विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, हमारे साथ में जो विदेशी कंपनी है जो भारत में अपनी कंपनियां चला रही है, उसका जो आय है, उसका जो है आय, उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है उसको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे हम जो है ये विदेशी है, ब्लू से विदेशी को हम अथी कर दिए हैं, कोई दिक्कत, विदेश को अथी कर दिए हैं। ये जो है इसको हम लोग इसको ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। अगर सीधा सा अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसको हमने मान लिया था सी, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से इसी को बोला जाता है ना जीएनपी, मतलब ग्रेस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आ जाओ भाई,
आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आया आप लोग को? यहाँ आप समझो, आपको मैंने बताया कि पूरे भारत देश में जो है, पूरे भारत देश में जो है, एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तु है या सेवाओं है और कुल बाजार जो है, उसके मौद्रिक जो है, मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे सीधी सी अगर हम फिर से अगर मिटा के लिखें, सीधा सी बात बोलो, तो अगर सीधा सी अगर हम लोग बात बोलते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस पूरे देश में जो है, पूरे देश में जो है उत्पादित वस्तु, जो वस्तु है, वस्तु हो गया, सेवा हो गया, ठीक है, बाजार हो गया, ठीक है, इसका जो मौद्रिक मूल्य है, इसका जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, याद रखिएगा, मौद्रिक मूल्य जो है, मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ओके, यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए कि भैया अगर क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं भाई? जीएनपी, जीएनपी, ठीक है, जीएनपी इसी को कहते हैं, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए बराबर बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, बी बराबर जो हमारे देश के जो लोग हैं दूसरे देश में कमाते हुए, और जो हमारे देश में जो है दूसरी कंपनियां जो है स्थापित है, उसका जो है विदेशियों द्वारा जो देश में जो उत्पादित वस्तु है उसके मूल्य को क्या किए? हमने घटा दिया, उसी को बोला जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सा हो जाएगा? जीएनपी। अब देखो, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कच्चे माल की कीमत पूंजी के हिसाबत व मरम्मत पर किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं, और किए गए खर्च, कर एवं बीमा को व्यय घटा दिया जाए तो उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पे समझो बच्चा पाची, जो कुल राष्ट्रीय आय है, समझना, कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, कुल जो राष्ट्रीय आय है अपना लोग का, जो कुल राष्ट्रीय आय है, अब उसमें क्या होता है, जो क्या होता है, कच्चा माल की कीमत, हिसाबत एवं मरम्मत में कुछ जो खर्चा होता है, ठीक है, जो खर्चा हुआ, जो जेन्युइन काम, राष्ट्रीय बोल सकते हैं, राष्ट्रीय काम या जो भी बोलिए, भारत के ऊपर फैक्ट्री में काम या जो भी अर्निंग आया, इसमें जो हमें कच्चा माल में जो काम लगा, ठीक है, कच्चा माल में, कच्चे माल की कीमत में गिरावट या एवं मरम्मत, ठीक है, हिसाबत नहीं, गिरावट होना चाहिए, ठीक है, गिरावट एवं मरम्मत में किए गए खर्च को एवं बीमा के व्यय, बीमा में जो लगा उसको घटा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलते हैं, मतलब जीएनपी बोलते हैं, साफ सुथरा शब्द में, ठीक है। अगर हम बात करें इस अध्याय का, तो इस अध्याय का जो है एक एक टॉपिक, जैसे कि शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया, एक एक अध्याय जो है, एक एक अध्याय बन गया ये टॉपिक का। हालांकि 10th में जो इसमें कम दे रखा है, हालांकि मेरा मन एक करता पूरा डीपली जाए, लेकिन डीपली जाएंगे फिर क्लास हो जाएगा 4 घंटा के, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, तो इसलिए साफ साफ इसके परिभाषा को ही हमने समेट लिया। कुल राष्ट्रीय उत्पादन, जो भारत में जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन हुआ, जो राष्ट्रीय आय है, जिसको मैंने आप लोग को बताया ना, राष्ट्रीय आय पूरे देश का जो कर लगान आगान से जो आया वो आय हो गया, ठीक है, वो आय हुआ, और उसके बाद कहीं कहीं सरकार का खर्च भी हुआ, ठीक है, किस चीज में? कच्चा माल फैक्ट्री में देने में उसमें खर्च हुआ, या मरम्मत करवाने में खर्च हुआ, एवं बीमा में जो है व्यय हुआ, बीमा जो लोगों का बनता उसमें व्यय किया गया, खर्च किया गया। उसके बाद जो बचा वो क्या हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो गया। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जो यहाँ पे था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, जो भारत की जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन, सॉरी यहाँ पे हम आय बोल दिए थे, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा था, उत्पादन हुआ। अब कच्चा माल है भैया, कच्चा माल में गिरावट भी हो सकता है, मिलावट भी हो सकता है, तो उसकी मरम्मत भी हो सकती है, तो उसको जो है क्या कर देंगे? घटा देंगे। कुल राष्ट्रीय उत्पादन, जितना उत्पादन किया गया, जितना बढ़ाया गया, उसमें जो खर्च हुआ पैसा उसको घटा देंगे, और जो बीमा खर्च हुआ उसे घटा देंगे, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन उसी को कहते हैं। उसी प्रकार से सेम आय बोल दिए थे, इसके जगह उत्पादन की जगह। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का जो है मुख्य रूप से 3 विधि होता है। राष्ट्रीय आय की गणना का जो है मुख्य रूप से 3 विधि होती है, आय विधि,
व्यय विधि और उत्पादन विधि। आय का मतलब हो गया भैया इनकम, और व्यय का मतलब हो गया खर्च, और उत्पादन आगे हम बता देंगे तीनों के बारे में, कोनो दिक्कत नहीं ना, तीनों कर लेंगे। सात समंदर पार में तेरे आय गणना विधि, जब राष्ट्र व्यक्तियों की आय का व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस विधि को जो है क्या बोला जाता है, आय गणना विधि बोलता है। जब राष्ट्र के जो व्यक्ति होते, जब राष्ट्र व्यक्तियों की आय, जो लोगों का जो है, लोगों का आय के आधार पे आय के व्यय, मतलब आय के जो है जो खर्च हुआ व्यय का मतलब हुआ खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। कितना खर्च हुआ इसके आधार पर जो है, आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना ये क्या कहलाता है, गणना की जाती है। उसी विधि को आय गणना विधि कहते हैं। आगे है यहाँ पे, जब राष्ट्र के व्यक्तियों का व्यय मतलब खर्च के आधार पर कितना कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कितना कितना लोग जो है चीजों को खरीद रहा है, खर्च कर रहा है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे ही बोला जाता है व्यय गणना विधि। क्या बोला जाता है, व्यय गणना विधि। आगे आता है, जब राष्ट्रीय व्यक्तियों के उत्पादन के आधार पर, क्या क्या उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय का, जो मतलब भारत में जो है किस प्रकार से क्या ये उत्पादन किया गया, वो उत्पादन किया, फैक्ट्री में ये चीजें चल रही है, उसके आधार पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे उसी विधि को बोला जाता है उत्पादन गणना विधि बोला जाता है। सिंपल भाषा में आप लोग को समझना है। आगे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे इस अध्याय को लेके, क्योंकि क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग का देखो ये जो है बहुत बार ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो बच्चा कुछ कुछ जो प्रश्न है आप लोग का अध्याय तो हालांकि खत्म हो गया, वहीं तक था, ज्यादा कुछ तो इस अध्याय में नहीं था। जो मेन फैक्ट्स था, फोकस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उसके लिए हमने ये करवा रखा था। तो कुछ कुछ जो है फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में भी देख लेंगे, है कि नहीं, कोनो दिक्कत हो नहीं ना। अब कुछ बच्चा कहे सर जी ये छूट गया, कुछ नहीं छोड़े हैं, ठीक है ना, सब चीज करवाएंगे, फिर क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे ही, एक एक करके अलग अलग करके सब चीज बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए एकदम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो निम्न में से विस्तारित रूप से लिखिए। विस्तारित मतलब हो गया फुल फॉर्म लिखना, पूरा नाम लिखना है, जैसे जीडीपी हो गया, ग्रेस बताए थे ना, देखो ग्रेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ, आप लोग जो है कमेंट में चिपकाइएगा कि सर जो आपने क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोग के लिए, ठीक है, पहले जवाब दीजिएगा। ओके, आ जाओ, आसान सा है। आप आय से आप क्या समझते हैं, सीधी बात जो मैंने आप लोगों को बताया, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करता है और उसके बदले में जो पारिश्रमिक मतलब मजदूरी मिलता है, प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। देखो कितना आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय आय के मापन या गणना में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। समझ लीजिए, आय मापने या निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय आय को मापन में निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न होती है। पर्याप्त या विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, इस संदर्भ में आंकड़ों की कीमत में शुद्धता से संग्रह किया जाता है। मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे विश्वास तौर पे किया जाता है, आंकड़ा का जो है कभी कभी कमी हो जाता है। इस संदर्भ में आंकड़ा की कितनी भी शुद्धता से संग्रह किया जाए, कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य देखने को मिलता है। देश जितना भी पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक होता है, ठीक है। दोहरी गणना की जो होती है, क्या होती है, दोहरी गणना की संभावना है। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय को, क्या बोले थे, एक किसी व्यक्ति बताए थे, किसी व्यक्ति का एक ही आय को 2 बार जोड़ लिया जाता है। एक ही आय को 2 बार गणना कर ली जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति का मासिक आय जो है 50,000 रुपया है, वह अपने नौकरी का 20,000 रुपये 2,000 रुपया देता है, ठीक है, 2,000 रुपया
और वह अपने नौकरी को 2000 रुपया देता है और यहाँ उसकी एवं उसके नौकरी का आय अलग अलग जोड़ना दोहरी गणना की संभावनाएं होती है। अब समझो यहाँ पे बात को, ये नहीं समझे होंगे, हालांकि इसका डिटेल से भी हमने नहीं समझा, इसलिए प्रश्न में देती है बच्चा पार्टी। समझिएगा, दोहरी गणना की संभावना किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आय को 2 बार गणना कर लिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक व्यक्ति का जो है मासिक आय 50,000 रुपया है और वह अपने नौकर को जो है वह अपने नौकरी बोल दिए थे ना, नौकर को जो है 2000 रुपया देता है, तो यहाँ उसकी एवं उसके नौकर की आय अलग अलग जोड़ना पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति है जिसका मासिक आय तो 50,000 रुपया, लेकिन वह अपने नौकर को जो है 2000 रुपया देता है, तो दोनों का जो है अलग अलग हो जाता है। इसके नौकरी के आय को अलग अलग जोड़ने में दोहरी गणना का क्या हो जाता है, संभावनाएं हो जाती है। मौद्रिक एवं विनिमय, ठीक है, विनियम तो प्रणाली का अभाव किसी देश के अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारी वस्तुओं को समावेश है जिसका विनियम मुद्रा द्वारा नहीं हुआ है, विनियम मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादक स्वयं ही उत्पादक और उपभोग कर लेते हैं, मतलब उत्पादित भी करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं और उसको जो है वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं का प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में आय का जो है मापन में समस्या उत्पन्न होता है। कुछ कुछ चीजें जो होती है हम लोग क्या करते हैं, बदल लेते हैं। विनिमय प्रणाली जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल लेना, तो फिर क्या होगा, ये समस्या होने लगता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव है। यहाँ पे किसी देश की जो अर्थव्यवस्था में है ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का समावेश है जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही उत्पादक उपभोग कर लेता है, अर्थात बोला जाए तो वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं का प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो है आय का मापन में समस्या उत्पन्न होने लगता है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आता है गरीब के दुष्चक्र का धारणा बताए। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार बउआ सब पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, आराम से देखा कीजिए, ठीक है। गरीबी को जन्म देता है, गरीबी को जन्म देता है, गरीबी को ही जन्म देता है, जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने रैगनर नर्क्स, ठीक है, रैगनर्स नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उसमें गरीबी है और गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए भी उनका आय कम होता है। पुनः अगली पीढ़ी में यह स्थिति बनी रहती है और गरीबी कुचक्र चलता रहता है। बात तो नहीं समझ में आया होगा, कहेंगे नहीं सर, आइए ना हमारा बिहार में चलो भैया समझते हैं एक पॉइंट्स को फिर से अगेन, आ जाओ आराम समझो। गरीबी तो गरीबी को जन्म दे रहा है, गरीबी क्या कर रहा है, गरीबी को जन्म दे रहा है। जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे कौन, रैगनर नर्क्स ने गरीब को दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। उसके अनुसार जो है जो लोग गरीब हैं, गरीब इसलिए हैं उसमें गरीबी है, ठीक है। अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं उसमें गरीबी है और गरीबी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनका आय कम हो जाता है, ठीक है। जो न्यूनतम आवश्यकता है, शर्ट पैंट वो सब नहीं पूरा कर पाते हैं, कुछ नहीं, वही चीज है। जैसे कि इस पे हम सिंपल सी कुचक्र बताएं, होता क्या है, थोड़ा सा हम अलग लेवल का ले लेते हैं। अब देखो भैया, एक असक्षम, एक मान लिया जाए एक बेकार लोग जो भीख मांग रहे हैं, तो उनके बेटे होंगे, वो उनकी स्थिति कैसा होगा, वही होगा, वो उनको सिखाएगा भाई यही करो, इसमें थोड़ा सा ये घर परिवार चल जाता है। रिक्शा चालक का बेटा अगर रिक्शा वाला पिताजी कहेंगे तुम भी बेटा रिक्शे चलाओ, स्थिति बदलने वाला नहीं बदलने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा था, रैगनर नर्क्स ने कहा गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया। इसके अनुसार जो लोग गरीब हैं, अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं उन्हें गरीबी है, ठीक है, गरीबी है और गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकता, जो चीजें जरूरत है वो पूरा करने के लिए भी उनके पास आय नहीं रहता, पैसा नहीं रहता है। अगर पुनः अगला पीढ़ी जो होता है इसी स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र जो है चलते रहता है।
अगर कोई इंसान बदले में कुछ और करना शुरू किया, जैसे कि मान लिया जाए भैया, ठीक है, मान लेते हैं हम अपने ऊपर लें, हम मान लेते हैं मेरे पिताजी किसान, ठीक है, मानो मानो हालांकि है नहीं, ठीक है, वो अलग काम करते हैं, चलो कोई नहीं, ज़्यादा पर्सनल डिटेल नहीं देना है, क्यों, समझ रहे हो ना। चलो भाई, मान लो मेरे पिताजी किसान हैं, और हमें जहाँ तक लग रहा है कि मेरे पिताजी अगर किसान होते या रहते, तो मेरे पिताजी जो हैं क्या करते हैं, हमको देखते हैं कि चलो भाई पढ़ रहा है, नहीं कुछ हुआ तो बेटा चलो खेत में काम कर। हम कहाँ आ गए? खेत में आ गए। हमने फिर से वो खेती शुरू कर दिया जो मेरे पिताजी ने किया। हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता थी वो भी तो पूरा नहीं हो रहा था कृषि से, फिर वही चल रहा है। मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चे को मैंने बोला चलो भाई अगर इतना पढ़ाई पैसे तो हो नहीं तुम्हें अलग से पढ़ा सकूँ, ऐसा करो चलो खेत में काम करती है। ये गरीबी का कुचक्र चलते रहता है। जब तक नहीं कुछ अलग करोगे तब तक नहीं बदलने वाला। अपने पारिवारिक समावेश को लेके चलते रहो तो फिर बदलना संभव नहीं है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए और इसकी गणना की जो है प्रमुख विधि का चर्चा करें। किसी देश की पूंजी, ठीक है, पैसा और मजदूरी, श्रम, मजदूरी उसके प्राकृतिक संसाधन पर प्रयोग करने में प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह, ठीक है, एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है जिसे भौतिक और अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। इसे संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति के देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। अरे भैया ये पूरा का पूरा अलग लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या? मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। किसी देश की पूंजी एवं श्रम उसके प्राकृतिक संसाधनों, लिखा ठीक है, फिर जाके उल्टा एक दो लाइन उल्टा कर दिया है। करने के लिए प्रतिवर्ष वस्तुओं की जो है शुद्ध समूह उत्पन्न होता है जिसमें भौतिक और अभौतिक पदार्थ सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है और इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को देश के वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलो भाई हम अपने तरीके से आपको समझा देते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए और इसकी गणना की प्रमुख विधियां बताएं। ठीक है, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये तो तरीका आप लोग को इधर बता देंगे, कोई नहीं। राष्ट्रीय आय जो हमारे देश में जो चल रहा है सभी चीज़ों को जो अर्न हो रहा है लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, जैसे के रूप में, वो जैसे कि पूंजी हो गया, पैसा हो गया, मजदूरी हो गया, प्राकृतिक संसाधन पे प्रयोग करने में जो पैसा एक वर्ष में प्रतिवर्ष एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिससे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। सारा कुछ देखने के बाद जो है एक विशुद्ध रूप से उत्पत्ति होता है। ठीक है, जो पूरा आय उत्पन्न हुआ उसी को वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है इसके बाद इसकी गणना की प्रमुख विधियों का चर्चा करें, तो आइए हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय की माप निम्न तरीके से किया जा सकता है। उत्पत्ति गणना पद्धति के, इस पद्धति के अनुसार किसी वर्ष में किसी देश में कृषि, उद्योग, उत्पादन, अन्य क्षेत्र से जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है और इस कुल उत्पत्ति में से अचल पूंजी को ह्रास तथा चल पूंजी को प्रतिस्थापन, आय तथा कर एवं बीमा आदि का व्यय निकालकर जो शेष बचता है उसे शुद्ध उत्पत्ति कहते हैं और यह शुद्ध उत्पत्ति राष्ट्रीय आय होती है और इसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरित किया जाता है। हालांकि मैंने ये बता रखा है, पहले बता रखा था ना आप लोग को, मैंने आप लोग को पहले बता रखा था ये चीज़ें। ठीक है, कोई इशू नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। देखो उत्पत्ति गणना पद्धति के अनुसार जो है, इस पद्धति के अनुसार किसी वर्ष में किसी देश में जो है कृषि हो गया, उद्योग हो गया तथा उत्पादन हो गया, अन्य क्षेत्र हो गया, जो उत्पादन हो गया उसकी गणना की जाती है और कुल उत्पादन में अचल पूंजी, ठीक है, तथा जो ह्रास हुआ जो उसमें लगा और चल पूंजी जो बच गया, प्रतिस्थापन की आय तथा एवं बीमा में जो व्यय हुआ एवं कर एवं बीमा आदि का व्यय को निकालकर जो शेष बचता है ना उसे शुद्ध उत्पत्ति कहते हैं और यह शुद्ध उत्पत्ति राष्ट्रीय आय होती है और इसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरित किया जाता है। आय गणना पद्धति राष्ट्रीय आय को मापने
क्या आय मापने की आय गणना पद्धति वह विधि है जो एक लेखा उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उसकी उत्पादक सेवाओं के बदले किए गए भुगतान की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की मापा करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है जो चीज़ समझ में नहीं आता होगा आप लोग को, तो मैं बताता हूँ फिर से दोबारा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आप लोग का पूरा क्लास ले ही लिया। देखो, आय गणना विधि, राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय को मापना आय गणना पद्धति होता है। वह विधि है जो एक वर्ष में जो उत्पादन के प्राथमिक साधन, जो प्राथमिक साधन है उसके उत्पादन में, सेवाओं में के बदले जो किए गए भुगतान, जो खर्च किए गए उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय को माप कर सकते हैं, जो एक वर्ष में जो खर्च किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की जो गणना पद्धति है उसमें है कि एक लेखा वर्ष में जो उत्पादन हुआ, उसके बाद प्राथमिक संसाधन में उसके उत्पादन सेवाओं के बदले जो किया गया भुगतान, मतलब समझे, उत्पादन के प्राथमिक संसाधन में उसकी उत्पादक सेवाओं के बदले किए गए जो भुगतान खर्च किए गए, उसकी दृष्टि से राष्ट्रीय आय की माप करते हैं, उसे ही आय गणना पद्धति कहते हैं। बच्चा पार्टी आगे देखो, व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी, किए गए हैं अंतिम व्यय को मापा जाता है, और यह अंतिम व्यय बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर लेती है, सीधी सी बात। आगे है व्यवसायिक गणना पद्धति। सब ये नियम है, अपने मर्जी से आप लोग लिख सकते हैं 4 गो 5 गो, और ये जो है पूछा भी गया है ये प्रश्न, इसलिए मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, इस प्रणाली में लोगों की आय की गणना इसके पेशों के अनुसार की जाती है, मतलब लोगों की आय की जो है गणना उनके पेशों के अनुसार किया जाता है। बोले तो ये नाई है, ये जो है बाल काटता है, ये बिजनेस करता है, इस तरह से। ठीक है, जहां आय का पर्याप्त आंकड़ा नहीं प्राप्त होता है वहां इस पद्धति को काम में लाया जाता है। पहले विभिन्न प्रकार का व्यवसाय के लोगों से प्राप्त आय की गणना की जाती है, तब इसका कुल योग राष्ट्रीय आय को सूचित करता है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, यातायात हो गया, अन्य व्यवसाय हो गया। ओके, अब आता है 5वां, सामाजिक लेखांकन पद्धति। ठीक है, सामाजिक लेखांकिक पद्धति प्रोफेसर रिचर्ड ने राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। सामाजिक लेखांकन आर्थिक नीति एक नियोजक यंत्र है, यह राष्ट्र की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखता है और देश की आर्थिक नीतियों को निर्माण में सहायक करता है। ओके, यही था आप लोग का जो है ये अध्याय जो है पूर्णतः कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो भी आप लोग का हम कंप्लीट करवा दिए 1.5 घंटे में, कोनो दिक्कत नहीं ना। बाकी जो है हम लोग देख लेंगे किसमें, वो वहाँ देख लेंगे भाई, क्या कहते हैं, जो नया आप लोग का बैच लॉन्च होने वाला है उसमें हम लोग देख लेंगे, शायद आप लोग का क्रैश कोर्स में चलेगा। ठीक है, अब हम आपसे कुछ प्रश्न कर लेंगे। आय आप लोग समझ गए, आय किसको कहते हैं, व्यय किसको कहते हैं, ये सब समझ गए। जीडीपी किसको कहते हैं, ठीक है, जीडीपी किसको कहते हैं, एन आई ना, जीडीपी किसको कहते हैं, ये चीज समझ गए। आप लोग जो है सकल घरेलू उत्पाद, ये क्वेश्चन कर लिख लीजिएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, बचत किसको कहते हैं, आर्थिक विकास किसको कहते हैं, प्रश्न ही है आप लोग के लिए, आर्थिक विकास। और ये प्रश्न संख्या 1 है, और ये प्रश्न संख्या 2 है, ये प्रश्न संख्या 3 है, ये प्रश्न संख्या 4 है, और ये प्रश्न संख्या 5। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 तक आप लोग को दे दिए हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को जो है
आप लोग को क्या करना है, ये पांचों जो है कमेंटे बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। गर्लफ्रेंड के टाइपिंग कर सकते हैं तो क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जगरा होगा तो यार नहीं हो करता रहता है, उसका टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाता है। और ये अध्याय इसी प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।